सो व्हाट डू वी हैव? रिकॉन्सिलिएशन का क्या मतलब होता है? दो चीजों को मिलाना, रिकंसाइल करना। तो किसको हम मिलाने की कोशिश कर रहे हैं? कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स। तो आपको क्या लगता है, कॉस्ट अकाउंटिंग जो हमने की है, अगर हम कॉस्ट अकाउंटिंग के हिसाब से प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे और अगर जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग अगर हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, तो हमारा डिफरेंट आएगा या सेम आएगा? क्या डिफरेंट प्रॉफिट आना चाहिए? क्या कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग को करने का तरीका सेम है या डिफरेंट है? जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं तो क्या हम सेम तरीके से करते हैं जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते थे? क्या ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऐसे करके बनाते हैं? नो, नोबडी वांट्स टू आंसर। इतना मुश्किल सवाल पूछ लिया क्या? कॉस्ट अकाउंटिंग जब हम नो मैम। करते हैं ना, वी डोंट हैव द सेम मेथड। यहाँ पे हम डायरेक्ट मटेरियल से स्टार्ट करते हैं, फिर उसमें डायरेक्ट लेबर ऐड करते हैं, फिर हम प्राइम कॉस्ट निकालते हैं, फिर उसमें फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करते हैं, फैक्ट्री कॉस्ट आती है, फिर उसमें हम ऑफिस ओवरहेड्स ऐड करते हैं। तो हमारी जो ऑफिस कॉस्ट या फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आती है, फिर हम उसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स ऐड करते हैं और उसके बाद हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स आती है। तो हम इस तरह से एक किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालते हैं, फिर उसको उसके सेलिंग प्राइस से कंपेयर करते हैं और अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है तो वी से कि हमें प्रॉफिट हुआ है। लेकिन हम जब अपना ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग, तो हम पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं जिससे हमें ग्रॉस प्रॉफिट पता चलता है, फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, फिर हमें नेट प्रॉफिट पता चलता है। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। और जो अब कॉस्ट अकाउंटिंग है उसमें जो प्योरली फाइनेंशियल नेचर वाले खर्चे और प्योरली फाइनेंशियल नेचर वाली इनकम जो है वो कहीं पे शो नहीं होती। जैसे आपने अगर शेयर्स इशू किए, तो शेयर्स पे अगर आप डिविडेंड दे रहे हो, तो डिविडेंड पेमेंट हम अपने फाइनेंशियल अकाउंट में तो दिखाते हैं, एक खर्चे की तरह दिखाते हैं, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में तो कहीं पे उसको शो नहीं करते। ऐसे ही डिबेंचर्स हैं, अगर डिबेंचर्स पे आपने इंटरेस्ट पे किया या आपको इंटरेस्ट मिला या आपने कहीं इन्वेस्टमेंट की हुई है उसके ऊपर आपको रिटर्न मिला, उसको हम कॉस्ट अकाउंटिंग में कहीं पे शो नहीं करते, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम शो करते हैं। और दूसरा, जो हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग होता है उसमें हम प्री डिटरमिन्ड रेट लेते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स के लिए। तो जो हमने एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स में देखा था कि प्री डिटरमिन्ड होता है रेट हमारा, जो हम अंदाजा लगा के पहले से डिसाइड करते हैं कि इतने होंगे ओवरहेड्स, अगर प्राइम कॉस्ट इतनी होगी तो उसका 20% ओवरहेड होंगे। तो वो काम शुरू होने से पहले ही आपने रेट फिक्स कर दिया, दैट इज अ प्री डिटरमिन्ड रेट। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो सारा डेटा एक्चुअल होता है। जब भी हम साल खत्म होता है उसके बाद अपना ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, तो उसमें सारा डेटा हमारा एक्चुअल होता है कि ये इतने हमारे एक्चुअल खर्चे हैं और ये एक्चुअल इनकम है। लेकिन जो कॉस्ट अकाउंटिंग है उसमें बहुत सारी ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जो एस्टिमेटेड होते हैं, अंदाजा लगा के जो प्री डिटरमिन्ड होते हैं, तो उसमें भी डिफरेंस आ सकता है। और अगर डिफरेंस जहां पे भी आएगा इनकम और एक्सपेंडिचर में, तो आपकी जो दोनों अकाउंट्स हैं वो सेम प्रॉफिट शो नहीं करेंगे, राइट? तो बेसिकली हम कहना क्या चाह रहे हैं कि जो कॉस्ट अकाउंटिंग वाला प्रॉफिट होता है वो हम एक दूसरे तरीके से कैलकुलेट करते हैं, अलग रूल्स लगाते हैं उसमें, और जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला प्रॉफिट है उसको हम अलग रूल्स लगा के कैलकुलेट करते हैं। तो ऐसा रेयर है कि दोनों से आपका प्रॉफिट सेम आ जाए, क्योंकि जब आप तरीका ही अलग फॉलो करोगे तो वैल्यूज भी अलग आएंगी सारी। अगर वैल्यूज अलग आएंगी तो प्रॉफिट सेम नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं कि हम एक बार ये चेक करके देखते हैं कि ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग का जो हमारा प्रॉफिट निकल रहा है और जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के थ्रू जो प्रॉफिट आ रहा है, उन दोनों में कितना डिफरेंस आ रहा है, और क्या हम बता सकते हैं कि ये डिफरेंस किन किन कारणों की वजह से आया है। अगर हम उन कारणों को बता सकें तो हम कहेंगे कि ठीक है, हमारी अकाउंटिंग बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो तो कारण हमारे होते ही हैं कॉस्ट
अकाउंटिंग में और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में डिफरेंस आता ही है, लेकिन मेन बात क्या है कि क्या आप उस डिफरेंस के कारण बता पा रहे हो कि क्यों आ रहा है वो डिफरेंस। तो अगर आप उन दोनों को रिकंसाइल कर सको, रिकंसाइल करने का मतलब होता है कि जो एक बुक का प्रॉफिट है, जो कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट है, अगर हम उसमें वो सारी चीजें चेंज कर दें जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग होती हैं, तो हमारे पास वो प्रॉफिट आ जाना चाहिए जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग आता है। तो इसका मतलब हम दोनों को रिकंसाइल कर पा रहे हैं, यानी कि इसको सिंपल शब्दों में इतना सा कह लीजिए कि आप ये समझ पा रहे हो कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस के क्या क्या कारण हैं वो हमें पता है। अगर आपको पता है तो देन इट इज ओके। और आपके उससे जो रिकंसाइल करने का पर्पस क्या होता है कि उससे हमारी अकाउंटिंग और स्ट्रांग हो जाती है कि हमने दो तरह के अकाउंट्स बनाए हैं, हमने कॉस्ट अकाउंट्स भी बनाए हैं और फाइनेंशियल अकाउंट्स भी बनाए हैं। दोनों में हालांकि प्रॉफिट अलग अलग आ रहा है और अलग अलग आने के कारण भी हैं, हमें पता है कि अलग ही आएगा, क्योंकि जब रूल ही अलग फॉलो करेंगे प्रॉफिट निकालने के लिए तो प्रॉफिट अलग ही आएगा। तो वो अलग क्यों आ रहा है, अगर आप उसे रिकंसाइल कर सको, ये बता सको कि ये किन किन कारणों की वजह से है कि ये प्रॉफिट अलग आ रहा है, तो वो आपकी अकाउंटिंग स्ट्रांग है। इसका मतलब दोनों आपके सही हैं, जो आपने कॉस्ट अकाउंटिंग की है वो भी ठीक है और जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की है वो भी ठीक है, राइट। तो रिकंसिलेशन इसलिए हम करते हैं। दूसरा, हम ये भी चेक कर सकते हैं कि कहीं पे हमने कोई गलती तो नहीं की है, कि वाई, अगर डिफरेंस के रीजन हम नहीं बता पा रहे कि क्यों डिफरेंस आ रहा है, तो इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं पे कोई गलती की है, या तो कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट निकालने में गलती की है या हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट कैलकुलेट करने में मिस्टेक की है। तो अपनी मिस्टेक्स को भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी, जो बेसिकली मैंने मेन बातें तो आपको बता दी हैं, बट स्टिल आपकी जो बुक है उसमें आपके फर्स्ट 2-3 पेजेस जो है वो आपके थ्योरेटिकल हैं, तो उनको जब आप देखेंगे यहाँ पे तो यू विल बी एबल टू सी दिस थिंग, कि सबसे पहले आपको ये बताया जा रहा है व्हाट आर द कॉजेज फॉर डिफरेंस बिटवीन द रिजल्ट्स ऑफ कॉस्ट अकाउंट एंड फाइनेंशियल अकाउंट। कि कॉस्ट अकाउंट का जो रिजल्ट मींस प्रॉफिट और जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का रिजल्ट है वो भी प्रॉफिट, कि रिजल्ट फाइनल हमारा क्या आया, प्रॉफिट हुआ या लॉस, तो वो आपको शो करना है यहाँ पे, और ये बताना है कि उन दोनों में डिफरेंस क्यों आता है। तो किन किन कारणों से डिफरेंस आ सकता है। पहला आपको अभी बताया मैंने, डिफरेंस इन ओवरहेड्स और अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड एक्सपेंसेस। जो ओवरहेड एक्सपेंसेस होते हैं, जो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, वो फाइनेंशियल अकाउंट्स में हम एक्चुअल खर्चा लेते हैं, तो एक्चुअल खर्चा अलग हो सकता है। और जो कॉस्ट अकाउंटिंग है उसमें हम प्री डिटरमिन्ड रेट लेते हैं, हम रेट पहले से डिसाइड कर लेते हैं और उसके आधार पे हम ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब करते हैं। तो वो उसकी वजह से जो ओवरहेड्स की वैल्यू आएगी वो कॉस्ट अकाउंट्स में अलग आएगी और फाइनेंशियल अकाउंट्स में अलग आएगी, ठीक है। तो हमने सपोज प्राइम कॉस्ट आपकी 1 लाख है और आप ये कह रहे हो कि फैक्ट्री ओवरहेड्स उसका 50% है, तो आपके फैक्ट्री ओवरहेड्स कॉस्ट अकाउंटिंग में जो दिखेंगे वो होंगे 50,000, लेकिन एक्चुअल जो ओवरहेड्स हैं वो है 60,000। तो आपका जो फाइनेंशियल अकाउंट्स है वो तो 60,000 दिखाएगा और जो कॉस्ट अकाउंट्स है वो 50,000 दिखाएगा। तो खर्चे में ही 10,000 का फर्क आ गया। कॉस्ट अकाउंटिंग में 50,000 रुपए के ओवरहेड एक्सपेंसेस दिखा रहे हो आप फैक्ट्री के, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप 60,000 दिखा रहे हो, तो 10,000 उसमें डिफरेंस आ रहा है। वो डिफरेंस मेथड की वजह से है, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग में तो हमने एक रेट के हिसाब से उसको एब्जॉर्ब किया है और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमने जो एक्चुअल खर्चा है उसको लिया है, तो उन दोनों में 10,000 का फर्क है, तो सीधा आपके प्रॉफिट में भी 10,000 का फर्क आ जाएगा। यस और नो? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? ये फर्स्ट पॉइंट समझ आया है सबको? यस मैम। यस, अदर्स ऑल्सो प्लीज रिस्पॉन्ड। यस मैम। राइट। तो जो भी जब भी आपके खर्चों में या इनकम में दोनों बुक्स में कोई भी कारण होगा डिफरेंस का, तो प्रॉफिट अलग आएगा। तो इसलिए एक मेन कारण है ओवरहेड को एब्जॉर्ब करने का तरीका। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमेशा हम एक्चुअल खर्चा लेते हैं, तो उसमें कोई रेट नहीं लगाते हम, बल्कि जबकि आपका जो कॉस्ट अकाउंटिंग है उसमें हम एक प्री डिटरमिन्ड रेट के हिसाब से, जो हमने डिसाइड किया हुआ है उसके हिसाब से ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब करते हैं। तो हो सकता है कि
कॉस्ट अकाउंटिंग में कम लगा हो खर्चा, फाइनेंशियल में ज्यादा, या उल्टा भी हो सकता है कि एक्चुअल खर्चा कम हुआ हो और जो कॉस्ट अकाउंट्स है उसमें ज्यादा अब्सॉर्ब कर लिया हो आपने। तो ओवर एंड अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स एक कारण है कॉस्ट अकाउंट्स और फाइनेंशियल अकाउंट्स में प्रॉफिट का डिफरेंस आने का। उसके अलावा दूसरा कारण है डिफरेंट बेसिस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। क्लोजिंग स्टॉक को आप कैसे वैल्यू लगाते हो उसकी, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हम फाइनेंशियल अकाउंट में हमारा रूल ये है कि कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस। जब हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हैं तो हम क्लोजिंग स्टॉक की या तो कॉस्ट लेते हैं या उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू, मतलब अगर इसको बेच के कितना पैसा हमें मिलेगा उन दोनों में से जो भी कम होता है उसको हम क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू मान लेते हैं। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में तो हम ये रूल नहीं लगाते। कॉस्ट अकाउंटिंग में हमारे पास अलग अलग मेथड्स हैं, जैसे आपका फीफो है, लीफो है, एवरेज कॉस्ट मेथड है, उसके हिसाब से हम स्टॉक की वैल्यू निकालते हैं। तो वो अगेन डिफरेंस है दोनों तरीकों में। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में दूसरे तरीके से क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट हो रहा है और जो आपका कॉस्ट अकाउंट्स है उसमें दूसरे तरीके से कैलकुलेट हो रहा है। तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू में भी फर्क आएगा और क्लोजिंग स्टॉक आपका क्रेडिट साइड पे लिया जाता है, तो इसलिए आपकी दोनों जो प्रॉफिट है उनमें डिफरेंस आने का एक कारण ये भी हो सकता है कि दोनों में जो क्लोजिंग स्टॉक है उसकी वैल्यू अलग शो हो रही है, राइट। दिस इज द सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है डिफरेंस इन द मेथड ऑफ चार्जिंग द डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन चार्ज करने के अगेन कॉस्ट अकाउंटिंग में अलग तरीके हैं, जैसे आपका मशीन आर रेट है, प्रोडक्शन आर रेट है, प्रोडक्शन यूनिट मेथड है, अलग अलग तरीके हैं। और जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उसमें अलग तरीके हैं, हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड, ये सारे। तो डेप्रिसिएशन जो है फाइनेंशियल अकाउंट्स में तो हम शो कर देते हैं चाहे हमने अपने असेट को एक्चुअली पूरे साल में यूज किया हो या नहीं किया हो। अगर हमने इंस्टॉल कर दिया मशीन को तो हम उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो आपका कॉस्ट अकाउंटिंग है उसमें डेप्रिसिएशन तभी लगती है जब वो मशीन काम करती है, जितना वो काम करेगी तभी उस पर उतनी डेप्रिसिएशन हम लगाते हैं। तो डेप्रिसिएशन के मेथड में और उसकी वैल्यू में भी फर्क होता है दोनों कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, तो उसकी वजह से भी आपके प्रॉफिट में डिफरेंस आ सकता है, क्योंकि डेप्रिसिएशन को हम खर्चे के तौर पे दिखाते हैं। अगेन खर्चा, कोई भी खर्चा अगर दोनों में अलग अलग वैल्यू पे दिखेगा या कोई भी इनकम दोनों में अलग अलग वैल्यू पे दिखेगी तो आपके प्रॉफिट में डिफरेंस आएगा ही आएगा। तो ये भी एक कारण हो सकता है। देन फोर्थ पॉइंट है यहाँ पे, आइटम्स ऑफ प्योरली फाइनेंशियल नेचर इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल अकाउंट बट नॉट इन कॉस्ट अकाउंट्स। ये भी अभी आपको मैंने बताया था इंट्रोडक्शन में कि कुछ ऐसे खर्चे होते हैं या कुछ ऐसी इनकम्स होते हैं जो प्योरली फाइनेंशियल इन नेचर होते हैं, जैसे आपके ब्रोकरेज, अंडर राइटिंग कमीशन, शेयर्स के ऊपर, राइट, शेयर्स के इशू के ऊपर ट्रांसफर फीस, अंडर राइटिंग कमीशन, डिविडेंड्स, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स, देन एनी अदर कैपिटल प्रॉफिट। ठीक है, तो ये सारे खर्चे जो हैं वो फाइनेंशियल नेचर के होते हैं, तो वो तो फाइनेंशियल अकाउंट्स में तो हम सारे खर्चे दिखाते हैं, लेकिन कॉस्ट अकाउंट्स में हम सिर्फ वो खर्चे दिखाते हैं जो आपके फाइनेंशियल नेचर के, प्योरली फाइनेंशियल नेचर के नहीं होते। तो ये वाली वैल्यूज हमने, आपने देखा है अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हमने किए हैं कहीं पर भी कॉस्ट कैलकुलेट करते वक्त हमने कोई डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट पेड, इन सब की एंट्री कहीं पे उसको मेंशन नहीं किया है। तो वो भी जो प्योरली फाइनेंशियल नेचर के खर्चे और इनकम है वो कॉस्ट अकाउंट में नहीं लिए जाते, इसलिए आपके ये वाले वैल्यूज की वजह से भी डिफरेंस आता है। तो ये आपके कुछ और रीजंस हैं। देन आफ्टर दैट वी हैव द आइटम्स इंक्लूडेड इन कॉस्ट अकाउंट्स बट नॉट इन फाइनेंशियल अकाउंट्स। अब कुछ ऐसे भी आइटम्स हैं जो, अभी तो इसके पहले वाले हम क्या कह रहे हैं कि जो फाइनेंशियल अकाउंट में हम दिखाते हैं लेकिन कॉस्ट अकाउंट्स में नहीं दिखाते। इसका रिवर्स भी ट्रू है, कुछ खर्चे और कुछ ऐसे भी हैं जो हम कॉस्ट अकाउंट्स में दिखाते हैं और फाइनेंशियल अकाउंट्स में नहीं दिखाते। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट है आपका नोशनल कॉस्ट। नोशनल कॉस्ट का मतलब होता है जो हम अपने असेट को अगर बिजनेस में यूज करते हैं तो हम कोई पे तो नहीं कर रहे होते उसके लिए। जैसे प्रोपराइटर है, उसने अपना खुद का घर जो है बिजनेस में लगाया हुआ है, बिजनेस में यूज कर रहा है उसको, तो उसका किराया वो पे तो नहीं कर रहा। तो जो चीज पे नहीं होती वो फाइनेंशियल अकाउंट्स में नहीं आती।
लेकिन कॉस्ट अकाउंट्स में हम उसको भी लेते हैं, हम इसको नोशनल कॉस्ट मानते हैं। हम ये कहते हैं कि बेशक आपने पे नहीं किया, लेकिन मान लो अगर आप ये कहीं और लेते किराए पे तो आपको इतना किराया देना पड़ता, तो उसको हम कॉस्ट में शामिल करेंगे। तो नोशनल कॉस्ट हमारी फाइनेंशियल अकाउंट्स में इंक्लूड नहीं होती हैं, लेकिन कॉस्ट अकाउंट्स में इंक्लूड होती हैं, तो वो भी एक कारण है आपका डिफरेंस आने का। और लास्टली जो एबनॉर्मल लॉस है और गेन है, अब फाइनेंशियल अकाउंट्स में तो चाहे एबनॉर्मल हो या नॉर्मल हो, हर तरह का लॉस, हर तरह का प्रॉफिट हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं। लेकिन कॉस्ट अकाउंट्स में हम शुरू से कह रहे हैं कि जो नॉर्मल लॉस है उसको तो हम दिखाते हैं कॉस्ट अकाउंट्स में, लेकिन जो एबनॉर्मल लॉस होता है उसको हम लास्ट में जाके माइनस करते हैं अपने प्रॉफिट की वैल्यू में से। तो दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, उसको प्रॉफिट की कैलकुलेशन में शामिल नहीं करते, उसको लास्ट में हम एबनॉर्मल लॉस को माइनस करते हैं। लेकिन जो आपका फाइनेंशियल अकाउंट्स है उसमें सारी वैल्यूज एक साथ ही शो की जाती हैं, चाहे वो नॉर्मल हो या एबनॉर्मल हो। तो वो भी एक रीजन है कि आपका जो प्रॉफिट है फाइनेंशियल अकाउंट्स में अलग आएगा और कॉस्ट अकाउंट्स में अलग आएगा। तो ये आपका एज अ थ्योरी क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द रीजंस फॉर डिफरेंस इन द प्रॉफिट ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स। एंड एक और पार्ट हो सकता है इस क्वेश्चन का कि हाउ आर यू गोइंग टू रिकंसाइल द कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स, कि आप इनको रिकंसाइल करके कैसे बताओगे कि इन दोनों में डिफरेंस का क्या क्या कारण है। ठीक है, सो ये रीजंस क्लियर हैं सबको, पॉइंट नंबर 1 to 6 क्या क्या कारण है कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में प्रॉफिट में डिफरेंस आने के। हैव यू अंडरस्टूड दिस? Yes, ma'am. राइट। Yes, ma'am. बेसिकली ये सारे रूल्स जहां जहां पर चेंज है उनकी वजह से कॉस्ट अकाउंटिंग में कोई और वैल्यू ली जाती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कोई और वैल्यू ली जाती है, या फिर कुछ ऐसी वैल्यूज हैं जो कॉस्ट अकाउंटिंग में ली ही नहीं जाती, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सिर्फ ली जाती हैं, या कुछ ऐसी वैल्यूज हैं जो सिर्फ कॉस्ट अकाउंटिंग में ली जाती हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में नहीं। तो इन सब की वजह से प्रॉफिट कैलकुलेशन में डिफरेंस आता है। देन आफ्टर दैट वी हैव द रिकंसिलेशन। तो फिर अब डिफरेंस अगर आता है, क्यों आता है, ये तो हमने समझ लिया। अब एक्चुअली अगर हमें रिकंसाइल करना हो दोनों को तो हम कैसे करते हैं और उनका ऑब्जेक्टिव क्या है रिकंसिलेशन का। एक तो हम ये चाहते हैं कि एक्यूरेट हो दोनों वैल्यूज, उनकी एक्यूरेसी को टेस्ट करने के लिए कि अगर आप दोनों में डिफरेंस के कारण बता पाओ तो आपको पता चल जाएगा कि दोनों को आपने ठीक से बनाया है। कॉजेज ऑफ डिफरेंस पता चल जाते हैं कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं दोनों में और उनके रीजंस क्या हैं। और आप साथ में कोऑर्डिनेट करके देख सकते हो, दोनों डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन बनी रहती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में। एंड जो अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं वो बेहतर तरीके से बनाई जा सकती हैं अगर आपके पास दोनों अकाउंट्स हों, तो कॉस्ट अकाउंट्स भी और फाइनेंशियल अकाउंट्स भी। एंड दे प्रोवाइड यू अ कंप्लीट रिकॉर्ड, आपको एक कंप्लीट डेटा देते हैं वो, क्योंकि हम कह रहे हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो कॉस्ट का ब्रेकअप नहीं देता, कॉस्ट अकाउंटिंग हमें प्योरली फाइनेंशियल नेचर वाले खर्चे और इनकम नहीं बताता। तो अगर दोनों हमारे सामने हो तो हम पूरी अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो दोनों का होना जरूरी है और उनको रिकंसाइल करने से आपका पूरा एक कंप्लीट रिकॉर्ड बन जाता है जो कि रिलायबल होता है। उसको आप इंटरनल पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हो और एक्सटर्नल पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हो। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं रिकंसिलेशन के। अगेन दिस कैन कम एज अ स्मॉल क्वेश्चन, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिकंसिलेशन, या उसी के साथ जोड़ दिया जा सकता है कि क्या क्या कारण हैं डिफरेंसेस के कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, प्रॉफिट के डिफरेंस के क्या क्या रीजंस हैं और उसको रिकंसाइल करने के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। राइट, तो ये सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं 2-3, इन पे आपको थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है। एंड अब हम आते हैं मेथड्स और प्रोसीजर ऑफ प्रिपेयरिंग द रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, जो मेन आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन जिसमें कह सकते हैं आप आ सकता है। तो हम कैसे रिकंसाइल करते हैं दोनों को, या तो हम एक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बना सकते हैं। स्टेटमेंट में कुछ नहीं होता, पर्टिकुलर्स और अमाउंट होते हैं, उसमें प्लस माइनस करना आपको, वो स्टेटमेंट कहलाता है। सो अ स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड जहाँ पे हम एक बुक के प्रॉफिट से स्टार्ट करते हैं, कि कोई भी बुक आप ले सकते हो। जनरली हम कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रॉफिट से शुरू करते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग के हिसाब से इतना प्रॉफिट है। अगर अब हम वो उन सारे कारणों को देख लें
जिसकी वजह से कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के प्रॉफिट में फर्क आ रहा है, और उन सबको चेंज करके देखें तो हमारे पास फिर वही प्रॉफिट आ जाना चाहिए जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट है। ठीक है, तो एक बुक के प्रॉफिट से हम शुरू करते हैं। वैसे तो कोई ऐसा रूल नहीं है कि कौन सी बुक के प्रॉफिट से आपको शुरू करना है, किसी भी बुक के प्रॉफिट को आप शुरू में ले सकते हो, लेकिन ज्यादातर कॉस्ट अकाउंटिंग वाला लिया जाता है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में ये प्रॉफिट दिख रहा है, हमें पता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग में जो प्रॉफिट दिख रहा है और जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में प्रॉफिट दिख रहा है वो दोनों अलग अलग हैं, और हमें इनके कारण भी पता है कि वो क्यों 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 अलग होते हैं। तो उन कारणों के वजह से जो चेंज आया है कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रॉफिट में, अगर हम उन सबको रिवर्स कर दें तो हमारे पास वही प्रॉफिट आ जाना चाहिए जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट है। यस और नो? यस मैम। राइट। तो अगर आप उन सब कारणों को जिनकी वजह से डिफरेंस आता है दोनों में, अगर उसके इफेक्ट को खत्म कर दो तो हमें वही प्रॉफिट मिल जाना चाहिए जो हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आ रहा है। तो अगर ऐसा हो जाता है इसका मतलब आप उसको रिकंसाइल कर पाए हैं, आपको पता चल गया कि इन दोनों में डिफरेंस के यही कारण थे और अब हम दोनों की वैल्यू के बीच में ये डिफरेंस क्यों आया। राइट। तो हम किसी भी बुक के एक बुक के प्रॉफिट से स्टार्ट करते हैं और उसमें ये देखते जाते हैं कि इसमें और दूसरी बुक के प्रॉफिट में डिफरेंस के क्या क्या कारण हैं, किस किस वजह से ये डिफरेंस आया होगा, तो उस डिफरेंस से क्या हुआ, और उसके असर को अगर हम खत्म कर दें तो हमारे पास वही प्रॉफिट आ जाना चाहिए जो दूसरी बुक दिखा रही है। तो वो चीज करना कहलाता है प्रिपेयरिंग अ रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। और स्टेटमेंट बनाने के बजाय हम एक रिकॉन्सिलिएशन अकाउंट भी बना सकते हैं। अकाउंट में फिर से हम एक बुक के प्रॉफिट से स्टार्ट करेंगे, तो कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रॉफिट से अगर स्टार्ट करेंगे तो रिकंसिलेशन अकाउंट जो होगा वो अकाउंट के फॉर्म में बनेगा। एक डेबिट साइड होगी और एक क्रेडिट साइड होगी। उसमें हम एक बुक के प्रॉफिट से शुरू करेंगे बाय प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स। उसमें जो जो चीजें हमें प्रॉफिट में जोड़नी है वो क्रेडिट करते जाएंगे, जो जो हमें माइनस करना है वो डेबिट करते जाएंगे, और जो फाइनली जो डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस आएगा वो आपका दूसरी बुक का प्रॉफिट आना चाहिए, दैट इज द प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स। अगर ये आ जाता है इसका मतलब आपने रिकंसाइल दोनों को ठीक से कर दिया है और हमें पता चल गया है कि दोनों बुक्स में डिफरेंसेस के क्या क्या कारण हैं। राइट। सो दो तरीके जरूर हैं लेकिन काम एक ही करना है आपको, प्लस करना है या माइनस करना है। किसको प्लस करना है किसको माइनस करना है ये बिल्कुल आपको रटने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज योर अंडरस्टैंडिंग जो आपको ये करने में मदद करेगी। अगर आप इसको समझ लेते हैं तो इट इज नथिंग बट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, और कुछ नहीं करना। बस आपको ये पता होना चाहिए कि डिफरेंस का क्या कारण है, उसकी वजह से क्या इफेक्ट हुआ है, उस इफेक्ट को खत्म कर देना है। अगर वो कर दें तो दोनों बुक्स का प्रॉफिट सेम आ जाएगा, यानी कि हम दूसरी बुक के प्रॉफिट तक पहुंच जाएंगे, तो वो आपका रिकंसिलिएशन है। ठीक है। सो वी कैन सी इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कैसे हम प्रिपेयर करते हैं, दिस ऑल यू कैन रीड। ये एक फॉर्मेट है जो आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ आ जाएगा। ये अकाउंट है, इसी चीज को या तो स्टेटमेंट के फॉर्म में करेंगे तो वो ऐसे लगेगा पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, और अगर इसी को हम अकाउंट बना के करेंगे तो वो रिकंसिलेशन अकाउंट कहलाता है। उसमें हम एक बुक के प्रॉफिट से स्टार्ट करेंगे, आप यहाँ देख सकते हो। सो यू कैन सी बाय प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक्स। तो ये आपका कैन वी डू समथिंग हियर? ओके, ओके ये मैं इसको हाईलाइट करने की कोशिश कर रही थी बट इट इज नॉट हैपनिंग। ओके, कैन यू सी दिस? यस मैम। Yes, ma'am. तो बाय प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक्स ये आपने यहाँ से शुरू किया, और उसके बाद आपने एक बुक का प्रॉफिट से स्टार्ट किया, दूसरी बुक में और इस बुक के प्रॉफिट में डिफरेंसेस के क्या क्या रीजंस हैं उसको देखा, उसकी वजह से उस रीजन को खत्म करने के लिए क्या हमें इस प्रॉफिट में कुछ जोड़ने की जरूरत है, जो जो जोड़ने की जरूरत है उन सबको यहाँ पे ऐड करते गए, तो वो इसके नीचे आते जाएंगे, क्रेडिट होते जाएंगे, क्योंकि प्रॉफिट में जो चीजें जुड़ती हैं वो सारी क्रेडिट होती हैं, और जो प्रॉफिट को कम करती हैं, जो खर्चे होते हैं वो सारे डेबिट होते हैं। तो जो जो चीजें जो आइटम्स इस प्रॉफिट
प्रॉफिट को बढ़ाएंगे वो सारे क्रेडिट करते जाना है, और जो इस प्रॉफिट को कम करेंगे उन सबको डेबिट करते जाना है, और फाइनली आपके पास जो है दूसरी बुक वाला प्रॉफिट आ जाएगा, प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक्स। ये जो लास्ट में, अगर आप इस तक पहुंच जाते हो तो इसका मतलब आपने रिकंसाइल ठीक से कर दिया है, आपको पता चल गया है कि दोनों में डिफरेंस के क्या क्या कारण हैं। इज इट क्लियर, राइट? अब इसको, Yes, ma'am. ठीक है, तो अब इसको एक क्वेश्चन देखो आप, 1 मिनट इसको पढ़िए। आई जस्ट टेक अ मिनट टू ज्वाइन बैक। यू हैव अ लुक एट इलस्ट्रेशन नंबर 1, जस्ट रीड इट आउट। अगर आपके पास बुक्स हैं तो आप अपनी बुक्स खोल लो, अपनी बुक में से पढ़ लो, स्क्रीन की बजाय बुक में से पढ़ना आपको ज्यादा इजी लगेगा। Read it from the book. Those who don't have the book, I can try to increase the size of this also. Okay, just read it once. Okay, the question is, the net profit of Bharat Engineering Company appeared as rupees 1,28,755 as per the financial record. Financial record मतलब financial accounting for the year ended 31st March 2015. The cost books, जो cost accounting है, however showed a net profit of rupees 1,72,400 for the same period. A scrutiny of the figures from both the sets of books revealed the following facts. तो दोनों books में profit different आया, हमें पता ही है कि डिफरेंट ही आएगा, क्योंकि जब हम रूल ही अलग लगाएंगे दोनों में तो डिफरेंट आएगा। तो हमने जब बुक्स को देखा ध्यान से तो हमें ये कुछ चीजें पता चली कि वर्क ओवरहेड्स अंडर रिकवर्ड इन कॉस्ट। अंडर रिकवर्ड का मतलब, व्हाट डू वी मीन बाय अंडर रिकवर्ड? जितना है उससे कम चार्ज किया या उससे ज्यादा चार्ज किया? अंडर रिकवरी का क्या मतलब होता है? जितना खर्चा है उससे कम दिखाया है या उससे ज्यादा दिखाया है? कम दिखाया है। कम दिखाया है मैम। Yes, very good. This is under recovery, मतलब जो आपका एक्चुअल खर्चा है उससे आपने 3,120 रुपए कम दिखाया है कॉस्ट अकाउंट्स में। तो फाइनेंशियल अकाउंट्स में तो एक्चुअल ही दिखाते हैं हमेशा, यस और नो, राइट? तो Yes, ma'am. फाइनेंशियल अकाउंट्स में तो जितना एक्चुअल था वो दिखाया पूरा, लेकिन कॉस्ट अकाउंट्स में दिखाते वक्त 3,120 रुपए कम शो किया। तो एक तो ये कारण हो गया फर्क आने का प्रॉफिट में। फिर अगला कारण देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स रिकवर्ड इन एक्सेस। ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स हैं जब आपने कॉस्ट अकाउंट्स में दिखाए तो वो ज्यादा पे दिखा दिए,
वो कितने ज्यादा पे दिखाए, 1700 रुपए ज्यादा दिखा दिया। रिकवर्ड इन एक्सेस का मतलब यहाँ पे ओवर एब्जॉर्प्शन कर दी। एक तरह के ओवरहेड्स में वैल्यू कम दिखा रखी है एक्चुअल से, और दूसरी तरह के ओवरहेड्स में एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा दिखा रखा है। और फाइनेंशियल अकाउंट्स में तो हमेशा एक्चुअल वैल्यू पे ही आता है। तो ये दोनों रीजंस हैं आपके डिफरेंस आने के दोनों के प्रॉफिट में। और तीसरा रीजन है कि डेप्रिसिएशन रिकवर्ड इन कॉस्ट अकाउंट्स इज 12,500 एंड डेप्रिसिएशन चार्ज्ड इन फाइनेंशियल अकाउंट्स इज 11,200। तो आपके फाइनेंशियल अकाउंट्स में तो 11,200 रुपए डेप्रिसिएशन दिखाई है, और कॉस्ट अकाउंट्स में 12,500 रुपए दिखाई है डेप्रिसिएशन। अगेन कॉस्ट अकाउंट्स में ज्यादा डेप्रिसिएशन दिखाई हुई है। ये एक और रीजन होगा आपका डिफरेंस आने का। फिर आपका इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट अकाउंट्स, क्यों कॉस्ट अकाउंट्स में जो प्योरली फाइनेंशियल नेचर के खर्चे और इनकम होते हैं उनको हम इंक्लूड नहीं करते। तो ये इंटरेस्ट मिला इन्वेस्टमेंट पे जो कॉस्ट अकाउंट में नहीं शो किया गया है, तो फाइनेंशियल अकाउंट्स में तो शो किया गया होगा 8,000 रुपए। उसका वो एक और रीजन है डिफरेंस का। लॉस ड्यू टू ऑब्सोलिसेंस इन फाइनेंशियल अकाउंट्स, राइट। सो लॉस ड्यू टू ऑब्सोलिसेंस ये भी एक एबनॉर्मल लॉस है जो हमने सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट्स में दिखाया है। तो कॉस्ट अकाउंट्स में उसको हम नॉर्मल अपने प्रॉफिट में नहीं शो करते, अलग से दिखाते हैं। तो ये एक और रीजन है डिफरेंस आने का। इनकम टैक्स की जो पेमेंट होती है फाइनेंशियल अकाउंट्स में, तो हम सारी पेमेंट दिखाते हैं, कोई भी खर्चा हुआ हो, कोई भी लॉस हुआ हो, सारे दिखाते हैं। लेकिन कॉस्ट अकाउंट्स में हम ये नहीं दिखाते, ये भी प्योरली फाइनेंशियल इन नेचर है। तो इनकम टैक्स की पेमेंट कॉस्ट अकाउंट्स में शो नहीं हुई है, फाइनेंशियल अकाउंट्स में शो हुई है। तो ये 40,300 रुपए, ये भी फर्क आएगा दोनों के प्रॉफिट में। फिर बैंक इंटरेस्ट एंड ट्रांसफर फीस इन फाइनेंशियल बुक्स, राइट। तो ये आपकी जो है इनकम होती है, बैंक इंटरेस्ट और ट्रांसफर फीस मिलती है आपको शेयर्स के ट्रांसफर के टाइम पे। तो ये दोनों इनकम्स जो है अगेन प्योरली फाइनेंशियल इन नेचर है, जो कॉस्ट अकाउंट्स में नहीं आई होंगी, फाइनेंशियल अकाउंट्स में आई होंगी। वो भी एक डिफरेंस का कारण है। स्टोर्स एडजस्टमेंट, अब कोई स्टोर्स में एडजस्टमेंट, स्टोर्स जो मटेरियल है उसकी वैल्यू में कोई एडजस्टमेंट की है। क्रेडिट इन फाइनेंशियल बुक्स, तो जिसकी वजह से फाइनेंशियल बुक्स में क्रेडिट हुआ है, तो क्रेडिट हुआ है मतलब वो इनकम होगी, फायदा होगा आपका। तो स्टोर की एडजस्टमेंट में जो आपको फायदा हुआ वो सिर्फ फाइनेंशियल बुक्स में दिखाया हुआ है, क्रेडिट किया गया है। वो कितना है, 6,750। लॉस ड्यू टू डेप्रिसिएशन इन स्टॉक वैल्यू, ये भी सिर्फ किसमें चार्ज किया है, फाइनेंशियल अकाउंट्स में, कॉस्ट अकाउंट्स में नहीं चार्ज किया है। वो कितना है, 6,750। तो ये सारी वैल्यूज मोस्टली जो है वो फाइनेंशियल अकाउंट्स में दिखाई हुई है, कॉस्ट अकाउंट्स में नहीं दिखाई हुई। तो इनकी वजह से भी प्रॉफिट में डिफरेंस आया होगा। तो अब आपको क्या करना है, यू आर रिक्वायर्ड